जय हिंद साथियों। आज जो संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर विज्ञान के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उनका सही सॉल्यूशन विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न आगामी जो सामान्य शिक्षा के अंदर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वर्तमान के पैटर्न को समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हमें सोल्व करना चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर। तो चलिए, क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपने देखा होगा कि हर एग्जाम का हम सॉल्यूशन लेके आते हैं विद अपनी बुक में कहाँ से प्रश्न पूछे गए, ताकि आपका विश्वास हो। और ये विश्वास के कारण ही पॉसिबल हो पाया है कि मात्र 2 वीक के अंदर अपनी किताब जो है लगभग 3,500 जो है सिर्फ ऑनलाइन बिना एग्जाम के थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशली हमने निकाली थी। लेकिन जो भी कॉमन पार्ट अपना है, क्योंकि 4 टॉपिक ऐसे थे जो अपने थर्ड ग्रेड में भी आते हैं और अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर भी आते हैं, तो चारों के मैं प्रूफ आपको आज दिखाने वाला हूँ और कैसे इस पेपर को सोल्व करना था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आज का अपना पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं। क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स और सभी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कुछ बातें शुरुआत में समझ में ना आए, लेकिन जिन्होंने कोर्स वगैरह ले रखा है या किताब में थोड़ा बहुत खुद से समझ के भी किया है, बिल्कुल एज इट इज वो के वो ऑप्शन तक आपको देखने को मिलेंगे कि आप ये कितना आसानी से कर सकते हैं। यौगिकों यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें ओ एच यानी जो एल्कोहल है एक क्रियात्मक समूह के रूप में है। अब मैं जानता हूँ कुछ आर्ट्स या कॉमर्स वालों को लग सकता है ओ एच क्या है या क्रियात्मक समूह क्या है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो काफी ईजी है चीज। तो चलिए मैं थोड़ा सा बुक के माध्यम से दिखाता हूँ। ये अपनी बुक है जिसके अंदर जो कार्बन, कार्बन के प्रूफ है, हाइड्रोकार्बन है, नामकरण वगैरह अपना डिटेल्ड के साथ पूरा मैटर दे रखा है। उसी में मैंने एक छोटी सी सारणी बना रखी है कि किस प्रकार से नामकरण करते समय कुछ जो क्रियात्मक समूह होते हैं जो एक्स्ट्रा हम हाइड्रोजन के स्थान पर जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस प्रकार से कुछ नामकरण वगैरह हम डिटेल से कभी चैप्टर या फिर यूट्यूब वगैरह पे एप्लीकेशन पे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी भी किसी भी सूत्र के अंदर आपको अगर इस प्रकार से क्रियात्मक समूह मिल जाए, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जिसमें क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उसके अंत में एक नाम आता है जिसे ओइक अम्ल कहते हैं, ओइक। जैसे आप इसी के अंदर ऑप्शन में सेम टू सेम ये देखिए, ब्यूटेनोइक अम्ल का एक उदाहरण मैंने ले रखा है इस सारणी के अंदर। सेम ये ब्यूटेनोइक अम्ल ही आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में मिलेगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। यानी ये तो COOH वाला है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार और देखते हैं, चलिए अपनी सारणी के अंदर और क्या-क्या ऑप्शन है। दूसरा है यहाँ पर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान कैसे होगी? अगर सूत्र दे रखा है उसमें CHO इस प्रकार से हो हाइड्रोजन के स्थान पर, या फिर उसके अंत में एल मिले, एल। ठीक है? ये थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक है, एल मिले आपको। जैसे ब्यूटेनेल, एल मिल रहा है लास्ट में। ब्यूटेन तो है ही 4 कार्बन, जैसे एक कार्बन मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 4 कार्बन होते हैं, उसे हम कहते हैं ब्यूट। और उसके साथ-साथ अंत में आपको क्या मिल जाए? एल्डिहाइड मिल जाए, तो वो ब्यूटेनेल, एल शब्द आएगा लास्ट में। तो देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन था अपने पेपर में? तो आप देखोगे ये देखा ब्यूटेनेल। तो ये कब आएगा? जब CHO हो। तो अपने को तो OH पूछा है, तो CHO ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलो देखते हैं क्या अब इन दोनों में से कौन-सा सही है। तो ये दोनों ऑप्शन भी इसी सारणी में आपको एक छोटी-सी सारणी है, कोई ये भी नहीं बहुत बड़ी सारणी थी। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए, ये डिटेल के साथ आपको देखना है ताकि आने वाले एग्ज़ाम में भी आप इन चीज़ों को समझ सकें। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब देखते हैं कीटोन। जिस भी यानी क्रियात्मक समूह के रूप में अगर आपको सी डबल बॉन्ड ओ मिले, यहाँ तक देखिए आप देखते सिंगल बॉन्ड था, अब तक डबल नहीं था, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मिल जाए, तो उसके अंत में आप देखते हैं ओन शब्द आता है, ओन। ठीक है? ओन शब्द आप देखते हैं। अब देखिए, या तो इसे ब्यूटेन टू ओन कह दो या ब्यूटेन ओन कह दो। ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पेपर के अंदर एक ऑप्शन मिला होगा ब्यूटेन से संबंधित, ये रहा, ब्यूटेनोन। ये लास्ट में एक शब्द आ रहा है ओन। ओन शब्द कब आता है? जब सी डबल बॉन्ड ओ इस प्रकार का एक ऑप्शन यानी जुड़ा हो समूह के साथ, या अगर पहचान करनी हो तो लास्ट में ओन, ओन शब्द आता है डबल बॉन्ड ओ वाले के साथ। इसके अंदर हम देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एक लास्ट ऑप्शन बचता है बिल्कुल सरल सा, ब्यूटेनोल यानी एल्कोहल। जैसे आपने नाम सुना एल्कोहल, शराब वगैरह नाम सुना, होल, ओल, तो ये ओल शब्द उसी से आया है, नोल। अब देखते हैं बुक में ये भी है क्या कहीं पर। लास्ट ऑप्शन देखिए, एल्कोहल। एल्कोहल जिसके अंत में क्रियात्मक समूह के रूप में आप देखते हैं OH। और इसमें देखिए, आप अनुलगन क्या होता है? लास्ट में जो नाम आते हैं उसे कहते हैं ओल। ये नाम मिलेगा ओल। ये पूर्व लगन होते हैं, कभी डिटेल से चर्चा करेंगे और भी काफ़ी डिटेल से हो सकता है। ब्यूटेन टू ओल बोल दो, क्योंकि अगर डिटेल से इस सूत्र को ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसे हम ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, एज़ इट इज़ ऑप्शन आपको बुक में सारणी में ऐसे कैसे मिल चुके होंगे, तो ये ब्यूटेनॉल उत्तर इसका सही होगा। 19 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर होगा। OH किसके रूप में यानी क्रियात्मक समूह के रूप में किसमें जुड़ा होता है? ब्यूटेनॉल में, इस ऑप्शनों में जुड़ा हुआ है। तो सारे के सारे ऑप्शनों का मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है गति और गति के नियम से संबंधित, वो था कार्बन अप्रूफ, हाइड्रोकार्बन उससे संबंधित था अपना नामकरण वगैरह से। न्यूटन की गति के जो आपको पता है 3 नियम दिए थे न्यूटन ने।
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काफी फेमस भी है इसमें। जो तीसरा नियम है तृतीय नियम, उसमें कहा गया है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। बिल्कुल सारी बात तो इसने प्रश्न में ही डाल दी, तो ऑप्शन क्या डालेगा तो देखते हैं फिर। अब इसके अंदर ऑप्शन डाला है कि कौन सा कथन सत्य है इस बात को लेकर, तथा क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होती है, बराबर तो होती है और विपरीत भी होती है। लेकिन एक लाइन और भी है जो इंपॉर्टेंट है, क्या प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिमाण, परिमाण मतलब जो क्वांटिटी कितना मान है, तथा त्वरण उत्पन्न करती है। देखिए बल क्या होता है, क्योंकि न्यूटन की गति के जो नियम है, न्यूटन की गति से संबंधित, तो उसमें बार बार बात आती है कि देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं बल की, क्रिया प्रतिक्रिया जो बल है बराबर होते हैं। तो एफ बराबर क्या होता है आप जानते हैं, एम ए। ये कह रहा है त्वरण बराबर होता है किसके, यानी हर बार बराबर। हम तो कह रहे हैं बल बराबर होता है, यानी जितना बल लगेंगे विपरीत उतना ही बल लगता है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। बल बराबर होता है, त्वरण बराबर नहीं होता। तो ये पहला कथन गलत है कि त्वरण उत्पन्न समान होता है, तो ये बात गलत है। त्वरण बराबर नहीं होता, क्योंकि हो सकता है द्रव्यमान ज्यादा कम होकर बल बराबर हो जाए। इसका मतलब त्वरण का मान बराबर उत्पन्न नहीं होता, ये समान नहीं होते, ये कोई जरूरी नहीं। नेक्स्ट देखिए, दो भिन्न पिंडों पर केवल तभी लगती है जब ये टकराते हैं। तो देखिए बल कोई जरूरी नहीं है संपर्क में ही हो। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर हम किसी मार्कर को यानी इसको ऊपर फेंकता हूं तो भी नीचे बल लग रहा है। तो बल का किसी वस्तु के संपर्क में आना जरूरी नहीं। संपर्क बल जैसे घर्षण लगने के लिए संपर्क की आवश्यकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह है, चुंबकीय बल है, ये ऐसे होते हैं जो असंपर्क बल भी है। तो टकराना कोई जरूरी नहीं होता, तो ये बात भी गलत है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया जो नियम है, उसके लिए दो वस्तु टकराए तभी ये चीज होगी, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दो भिन्न पिंडों पर जो परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं पर लगती है। यानी जो ये बल लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो बल है बराबर और विपरीत तो लगता है। जैसे मान लो ये एक पिंड है, यहाँ पर एक, ये दूसरा पिंड है, ये इसने इसको टक्कर मारी, तो बराबर में मान लीजिए ये भी थोड़ा सा पीछे सरकेगा, तो इसने भी इसको टक्कर मारी है। और ये बराबर जितना F1, ये यहाँ पर हम F12 कह सकते हैं, ये F21 इस प्रकार से कहकर, यानी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगेगा जितना इसने इस पर बल लगाए। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम कहते हैं। इसका मतलब दो भिन्न पिंडों के मध्य लगने वाला बल होता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये बिल्कुल सत्य है, और ये सेम टू सेम लाइन में आपको दिखा देता हूँ। समान पिंड पर लगती है तो ये कोई जरूरी नहीं, विपरीत यानी अलग अलग पिंड भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर बुक में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइन कहाँ लिखी गई है। जो 20 नंबर प्रश्न है, ये 227 नंबर पेज पर मिलेगा आपको। और जो पहला हमने प्रूफ दिया है वो 187 नंबर पेज पर था। आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप ये सेम लाइन देख सकते हैं। 227 नंबर पेज निकाल कर हम चेक करते हैं। लाइन मैंने ऐड कर रखी है, एज इट इज वही लाइन जो इसका आंसर होगा, कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। और यही अपनी ऑप्शन में था, एज इट इज लाइन मैंने बुक में दिखा दी है कि ये लाइन अपनी बुक में है। ऊपर वही सेम लाइन है, वस्तु दो, यानी यहां पर कह रखा है कि क्रिया प्रतिक्रिया समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी समान होती है, बल का मान समान होता है, और विपरीत होती है। और वो किन के मध्य होती है, दो भिन्न भिन्न पिंडों के मध्य देखने को मिलती है। तो ये भी इसका सही आंसर होगा। तो दूसरा जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा, तीसरा आंसर सही होगा, भिन्न भिन्न पिंडों वाला। नेक्स्ट देखिए, चीजों को समझने में समय लीजिए। आप अगर ये देख रहे हैं कि सर उत्तर उत्तर बता दो, हमने तो आज पेपर दिया था, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, तो यही सेम प्रॉब्लम आपको आगे जो सामान्य शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड का पेपर है या अन्य कोई भी एग्जाम है उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए चीजों को समझिए, कैसे आंसर आया, कहाँ से क्या कंटेंट पढ़ना था और उसको कैसे समझना था, क्योंकि कथनों वाले पर्सन ज्यादा दिक्कत करते हैं। खुद साइंस वाले स्टूडेंट है वो भी गलत कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीधा पढ़ लिया कि हाँ तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये प्रश्न बहुत पुराने हो चुके हैं। आजकल प्रश्न आ रहे कथनों वाले, कुछ एक प्रश्न सीधे फैक्ट पर आते हैं। जैसे ये प्रश्न बिल्कुल फैक्ट वाला है। ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हो चुका है, कितने एग्जामों के अंदर, कि निम्न में से कौन सा एक पादपों में वृद्धि संबंधक हार्मोन है। देखिए अपना एक टॉपिक जोड़ रखा है, अंतःस्रावी तंत्र वगैरह, एक हार्मोन वाला। इस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय नाम से आपके सिलेबस में एक टॉपिक था फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। अब नियंत्रण समन्वय में मोस्टली मैंने देखा है अधिकतर जो शिक्षक है, अधिकतर कोचिंगों के अंदर सिर्फ मनुष्य के अंदर हार्मोन वगैरह पढ़ा देते हैं, या फिर हो सकता है तंत्रिका तंत्र वगैरह करवा दे। लेकिन इसी के साथ साथ पादपों में सेम यही चीजें कैसे होती है, पादपों में ये चीजें कैसे देखने को मिलती है, तो इसका प्रूफ हमें कहाँ मिलेगा, 21 नंबर पर सर उसका प्रूफ हमें मिलेगा 61 नंबर पेज पर। तो चलिए चेक करते हैं। 1 नंबर आ गया। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये अपने हार्मोनों से रिलेटेड जब हम चर्चा कर रहे थे, तो उसी के जस्ट नीचे मैंने पादप हार्मोन करवा रखे एक छोटे से पैराग्राफ में। कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बस सिंपल सा, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पर मनुष्य वगैरह के बारे में जितने भी ग्रंथियाँ हैं, हार्मोन है, सारी की सारी डिटेल से हम चर्चा कर चुके हैं। ऊपर वर्षण अंडा से है, थोड़ा बहुत अस्थायी एक ग्रंथि है, प्लेसेंटा के रूप में बात की हमने। फिर पादप हार्मोनों में हम दो प्रकार के हार्मोनों की चर्चा करते हैं। एक होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धि करने वाले, यानी हम कह सकते हैं वृद्धि प्रवर्धक या प्रमोट करने वाले, यानी इन चीजों को बढ़ावा देने वाले। उसी प्रकार एक होता है इनहिबिटरी, यानी एक रुकावट उत्पन्न करने वाले, उसको रोकने वाले।
एक ही हार्मोन यहाँ पर मोस्टली हम पढ़ते हैं जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड यानी एबी कहते हैं इसे एबीए, स्ट्रेस हार्मोन वगैरह एबी इसे कहते हैं क्योंकि ये वृद्धि को रोकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा अपने इसके अंदर इस पेपर में जो प्रश्न आया है, कौन-सा पादपों में वृद्धि संबंधक एक हार्मोन है? यानी एक इनहिबिटरी प्रकार का सेम टू सेम ये इंग्लिश में लाइन दे सकते हो या संबंधक का अर्थ होता है कंप्रेस करने वाले, रोकने वाला एक प्रकार से। तो एब्सिसिक जो अम्ल है, एब्सिसिक जो एसिड है, ये वृद्धि संबंधक हार्मोन है, इनहिबिटरी टाइप का हार्मोन है। तो इंग्लिश का टर्म्स भी ज़रूर देखा करें, कई बार हिंदी के वर्ड अगर समझ में ना आए। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है अगर आप अपनी बुक का इंडेक्स देखते हैं, तो मैंने एक बात स्पेशली आपसे कही थी कि जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए भी ये बुक ले सकते हैं क्या? तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि देखिए इंडेक्स एक बार देख लीजिए, इसमें सिर्फ जैव विविधता वाला टॉपिक है, वो नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि ये बुक मुख्यतः रीट, थर्ड ग्रेड, लेवल 1 के लिए या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर आप इंडेक्स देखकर कभी भी बुक परचेज़ करें तो मेन इंडेक्स देखें। अब ह्यूमन बॉडी है, मैं चाहे यहाँ पढ़ाऊँ, कहीं भी पढ़ाऊँ, वो चीज़ तो सेम रहेगी। इसलिए इसके अंदर सिर्फ जैव विविधता या थोड़ा बहुत कृषि प्रबंध वगैरह वो मैटर कम ही है, बाकी लगभग सभी है। तो मैं खुद ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि अपनी बुक में नहीं मिलेगा आपको, इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अपने थर्ड ग्रेड के अंदर नहीं लगता, ना एलडीसी सीटी इनमें लगता है, इसलिए मैंने बुक में ये जैव विविधता वाला टॉपिक ऐड नहीं कर रखा। ये सोचकर आप अपनी बुक परचेज़ कर सकते हैं और नीचे आप नंबर देख सकते हैं, कमेंट के अंदर पिन किया हुआ है, उससे बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर अपना एड्रेस और पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करिए। ये पर्सन इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस एक पर्सन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम पे ही डायरेक्टली जो सॉल्यूशन वगैरह होते हैं, जो प्रूफ होते हैं, मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। लेकिन ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसको थोड़ा-सा समझाना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट वाला। पहले तो देख लेते हैं, प्रश्न में क्या पूछा गया है? किसका भार सबसे अधिक है? ये ऐसे प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा ही जाता है। कभी हीलियम का पूछ लिया कि हीलियम कितने ग्राम में कितने क्या होंगे? इसी प्रकार से इतने अणु में कितने ये होंगे? मोल कितना होगा? अवगाद्रो संख्या क्या होती है? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे सोल्व करना है ऐसे प्रश्नों को, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो भार से हम कैसे पता लगाएँगे कि किसका भार ज़्यादा है? अब यहाँ तो आप कहोगे कि सर ये 10 दे रखा है, यहाँ 2, 2 और यहाँ पर पॉइंट 2 ही दे रखा है, तो ये सबसे छोटा देखने में ये सबसे छोटा लग रहा है और देखने में ये सबसे बड़ा लग रहा है। लेकिन जब बात हम करते हैं यहाँ पर भार की, तो वो किस आधार पे की जाती है? तो वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए मैं आपको पहले तो बता देता हूँ। ये हमें मिलेगा 146 नंबर पेज पर अपनी बुक में, 146 पेज नंबर आ जाए। क्योंकि 6 पेज कुछ शुरुआत में इंडेक्स वगैरह होते हैं, क्योंकि इंडेक्स ही हमारी 4 पेज की है। क्योंकि सिर्फ इंडेक्स में टॉपिक का नाम नहीं, उसमें भी क्या सीक्वेंस है, सारी डिटेल के साथ आप इंडेक्स ज़रूर चेक कीजिएगा एक बार। यहाँ पर देखिए हमने एक सिंपल सी मैंने एक सारणी, पहले तो हम बात कर लेते हैं, देखिए टॉपिक अपना चल रहा है। परमाणु वाले टॉपिक के अंदर मैंने पहले तो आपको बता रखा है यहाँ पर अणु भार क्या होता है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कुछ बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझा रखा है सेम इस चीज़ को। और उसी के बाद ये आणविक भार क्या होता है मैं अभी आपको बता भी दूँगा, थोड़ा-सा और अच्छे से समझ आए। फिर है मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अगर इस किसी ने ये एक सारणी इतनी सी समझ ली ना, तो कभी भी मोल कॉन्सेप्ट का प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर ये भी नहीं समझ में आती तो नीचे और भी सिंपल करके इसको समझा दिया गया है। 1 मोल का मतलब क्या होता है? अवगाद्रो संख्या क्या होती है? कितने मोल के बराबर होती है? अणु भार या परमाणु भार किस प्रकार से हम मोल के बराबर होते हैं? ये सारी सारणी से समझ में आता है। चलिए फिर भी कुछ भी समझ में ना आए, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जो अपना एग्जाम में प्रश्न है फिलहाल उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या सॉरी, यहाँ पर अपना एक प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रखी है CO2, CO2 उसके दे रखे हैं 2 मोल। देखिए मोल है क्या? पहली बात तो मोल ये जहाँ से सामान लेके आ रहे हैं वो मोल नहीं है। हालाँकि यह पदार्थ की मात्रा को ज्ञात हम करते हैं, मोल मात्रक होता है। एक जो 7 मूल मात्रक है उनमें से एक मूल मात्रक है मोल, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करते हैं मोल में। अब 2 मोल का अर्थ क्या होता है? देखिए 1 मोल का अर्थ क्या होता है? 1 मोल का अर्थ होता है किसी भी, जैसे एक सिंगल है उसे हम कहेंगे परमाणु, और परमाणु जब एक संयुक्त हो गए मतलब एक यौगिक के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो इसे हम अणु कह सकते हैं फिलहाल, अणु। परमाणु का द्रव्यमान कह सकते हैं या फिर अगर अणु है तो उसे अणु भार या अणु द्रव्यमान हम कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। अकेला जो कार्बन है, कार्बन आता है 6 नंबर पे। मोस्टली डबल होता है इसका भार। परमाणु का भार 6 है तो ये हो गया 12। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। तो 8 का डबल कितना हो गया? 16। 10 के बाद जो संख्या सम में हो उसको डबल कर दो और विषम के बाद हो, यानी जैसे एग्जांपल सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो ये विषम संख्या है तो इसका डबल से एक अधिक कर दो, 11 दूनी 22 और 1 23। इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। विषम संख्याओं में डबल से एक अधिक कर दो और सम संख्याओं में डबल कर दो। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, कार्बन 6 नंबर पे आता है, डबल कर दिया 12। ऑक्सीजन 8 पे आता है, डबल कर दिया 16। ऑक्सीजन कितने हैं? आप कहोगे 2 ऑक्सीजन है।
तो 16 को 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 है तो 8-8 अलग-अलग ऑक्सीजन है 2, 16 दूनी 32 और 32 और 12 आप देख सकते हैं 44। तो इस प्रकार से 1 मोल 44 ग्राम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 44 ग्राम अगर CO2 हो, तो वो कितने मोल के बराबर होगी? वो होगी 1 मोल के बराबर। लेकिन इसने क्या कह रखा है कि हमें ये बताओ कि ये 44 चलो वज़न पूछ रहा है, सीधी-सीधी भार वज़न 1 मान सकते हो आप फिलहाल। 44 ग्राम यहाँ पर आप बात कर रहे हैं। 44 ग्राम है 1 मोल तो डबल कर दो 44 का यानी 88 ग्राम। 88 88 ग्राम 2 मोल के बराबर है। इसका वेट हम मान के चल रहे हैं 88 ग्राम निकल कर आ चुका है अणु भार या मोलर द्रव्यमान 88 ग्राम। हमें ये कंपैरिज़न करना है कि इन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा भारी कौन-सा है? सबसे हम बात करें किसका भार सबसे अधिक है, तो इसका पता चल गया मान लीजिए 88 ग्राम आ रहा है। आगे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम आता है 20 नंबर पर। कितने नंबर पे आता है कैल्शियम? कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, तो 20 का डबल करो कितना हो गया? 40। एक ही कैल्शियम है तो 40 कर लिया। फिर कार्बन है यहाँ पर, कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 पे, 6 का डबल 12। तो हमने कर दिया ये 40 हो गया और इसका हो गया 12। कार्बन आ गया 6 पर तो इसका डबल हो गया 12। फिर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, 8 का डबल कितना हो गया? 16 और कितनी बार कितना ऑक्सीजन है? 3 है तो 3 से गुणा कर दो। पहले गुणा वाला करो, 16 3 48 तो ये हो गया 48। 48 और 12 कितने हो गए? 60। 60 और 40 कितने हो चुके हैं? 100। तो इस प्रकार से 100 ग्राम निकल कर आया है कितने का? 1 मोल का। ये सिर्फ मैं इतना-इतना जो निकाल रहा हूँ वो 1 मोल की बात हो रही है। लेकिन इसने कह दिया कि 2 मोल का बताओ तो 100 का डबल करो 200 तो यहाँ उत्तर निकल कर आया है 200 ग्राम। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। एक-एक तत्व का अलग-अलग निकाल कर उनको जोड़ दो तो अणु भार हो गया, अकेले का पूछे तो वो परमाणु भार हो गया, सिंपल सा है। आगे देखो और जितना इसका निकल कर आता है उसे 1 मोल कहते हैं, ये याद रखना बस। चाहे अकेले कार्बन का आपको 1 मोल दे देता तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना होता? अकेले कार्बन का सिर्फ़ 12 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है कार्बन। इसी प्रकार H2O's फ़ेमस है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है जल का तो, जल है CO2 ये फ़िक्स ही है कुछ इस प्रकार के। हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, अब इसका डबल मत करना। इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ पूरे परमाणु वाले टॉपिक के अंदर कि इसके अंदर क्या नहीं पाए जाते, अपने न्यूट्रॉन वगैरह नहीं होते जिसके कारण नाभिक में तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, इसका 1H1 ही मानकर चलना बस आप। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो हो गए 2, तो ये हो गया 2 प्लस 1 है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, 8 का डबल होता है 16। ऑक्सीजन कितनी सिर्फ़ एक बार ही है, तो आप कहोगे 2 प्लस यहाँ ऑक्सीजन का मान लो लिख ही देता हूँ डिटेल के साथ 16, 16 और ये 2 कितने हो गए? 18। कितने का पूछा है? 10 मोल। 1 मोल का 18 होता है तो 10 मोल का 180 तो यहाँ हम कहेंगे इसका निकल कर आएगा 180 ग्राम। फिर आगे देखिए सुक्रोज, सुक्रोज आप सूत्र दे रखा है आपको सुक्रोज का और सुक्रोज क्या होता है मैंने आपको बताया था कि डाइसैकेराइड होता है किस प्रकार से ये निकालते हैं डबल आप ग्लूकोज वगैरह कर जल का अणु एक निकालते हो तो उस प्रकार से आप ठीक है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह से बनता है चलो वो अलग चीज है समावित डिटेल से टॉपिक बड़ा हो जाएगा कार्बन है यहाँ पर आप ये देखो बड़ा बनेगा इसका सूत्र पॉइंट 2 पर मत जाना इसको देखकर आप तुक्के लगाओगे तो सबसे ज़्यादा आंसर ये कर मान लीजिए ये कर आओगे 10 वाला फिर वो गलत होगा क्योंकि इसका आप देखोगे बहुत कम निकल कर आ रहा है। अब सुक्रोज को देख लेते हैं चलो एक बार 12 कार्बन 12 है। एक कार्बन का आपको पता है 6 पर आता है तो 12 होता है और 12 है तो 12 से गुणा कर दो और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 144 चलो इसका निकल कर आ गया 44 144 फिर है हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 22 हाइड्रोजन का 22 ही होगा तो इस प्रकार से हाइड्रोजन है एक होता है और 22 से गुणा कर दिया तो 22 का 22 आ गया आगे देखो नेक्स्ट ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का आपको पता है ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे और 8 का डबल हो गया 16 एक का होता है 16 और यहाँ पर दे रखे हैं कितने 11 तो 16 को 11 से गुणा करो तो 16 को 10 से करो 160 160 में 16 और जोड़ दो तो 176 हो गए क्या हाँ 176 176 निकल कर आ गया अब इनको आप जोड़ दो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ चलो 144 यहाँ कर दिए और 22 यहाँ ऐड कर दिए तो 6 और 10 2 12 12 7 और 3 10 और 14 ठीक है और एक ये 342 लगभग आप देख लेना एक बार गलती हो जाए तो इस प्रकार से शायद लगभग 342 के आसपास नहीं 342 तो कैसे आ सकता है 176 ये हो गया 4 जोड़ा 180 180 और 40 220 320 320 है 22 हाँ, सही है 342 ही आ रहे। 342 आ रहे हैं 1 मोल के। कितने मोल के? 342 सॉरी कितने आ रहे हैं?
42 आ रहे हैं 1 मोल के और यहाँ पर पूछा है 0.2 मोल का, ठीक है? ये थोड़ा गड़बड़ कैसे लग रहा है? 342 तो हो चुके हैं 1 मोल के। तो हम कह सकते हैं ये बात देखिए जैसे समानुपात वाले के तरीके से करता हूँ मैं तो कई बार ये कन्फ्यूज़न मैथ इतना ज़्यादा तो मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैथ 1 मोल किसके बराबर है? आप कहोगे 342 के। तो कितने का पूछा है? 0.2 का पूछा है। मान लीजिए x तो आप देखिए इनको गुणा कर दीजिए। 342 को 0.2 से गुणा कर देखो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और बीच में पॉइंट लगा दो। 68.4 ग्राम यानी इसका निकल कर आया है अपना कितना? 68.4 ग्राम। अब आप कहोगे सर आप इतना समय ले रहे हो पेपर में इतना समय थोड़ी मिलता है एक प्रश्न के लिए। ये चीज़ें सिर्फ़ इसलिए देखिए ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको 4 ऑप्शनों के उत्तर निकालने ही पड़ते हैं। आप जल्दबाज़ी के अंदर हाँ, एक थोड़ा-सा आइडिया जब आप इन चीज़ों को स्पीड से जब मान लो मैं तो अब मान लीजिए मुझे इस चीज़ों का पता हो गया, मैं एक-एक आपको समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूँ। बाकी मुझे देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका कितना हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, 2 मूल पूछा है तो एक आइडिया हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो इतना समय नहीं लगेगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको हर एक बात अलग-अलग से बता रहा हूँ इसलिए समय लगा है। बाकी प्रश्न इतना कोई बड़ा भी नहीं है, बस चारों का निकालना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसका है 68 इसका है 88 इसका है 200 ग्राम और इसका है 180 ग्राम। तो कितने नज़दीकी ऑप्शन दिए हैं एग्ज़ामिनर ने ये चीज़ देखने के लिए कि आपने बिल्कुल सही किया है। तो इसका सही जो आंसर होगा 200 ग्राम वाला यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो दे रखा है यहाँ पे, ये इसका 2 मोल जो है CaCO3 का 2 मोल है, इसका भार सबसे अधिक होगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकालोगे 23 वाले प्रश्न के। तो आज का जो पेपर था जिसके अंदर साइंस के 5 प्रश्न पूछे गए हैं और ये आप कहोगे कि सर ये आपके बुक में कहाँ मिलेगा हमें? बुक में कहाँ मिलेगा? तो देखिए बुक में मैंने आपको ये इससे संबंधित ना जाने कितने सारे क्योंकि ये हालाँकि ऑब्जेक्टिव नहीं है इस बुक के अंदर लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मैंने खुद ने सोल्व करवा रखे हैं, जहाँ भी मुझे लगा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं? तो जैसे जल का मैंने निकाल कर दिखा रखा है, नाइट्रिक अम्ल का निकाल कर दिखा रखा है, बहुत सारे यौगिकों का निकाल कर दिखा रखा है, मोल क्या होते हैं, पदार्थ की मात्रा होती है। फिर यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला तरीका बताया है कि मोल से आप कैसे कणों की संख्या, Na से संख्या कर अवगाद्रो संख्या होती है, उससे गुणा कर। तो ये चीज़ें डिटेल्ड समय लगेगा, लेकिन कोशिश करूँगा एक वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊँ कभी और मैंने जैसे कहा 1 मोल परमाणु यानी 1 मोल कितने के बराबर होता है? तो आप कहोगे इतने परमाणुओं के बराबर होता है या जो भी तत्व का ग्राम यानी एक तत्व दे दे जैसे कार्बन अकेला दे दे तो उसका परमाणु भार या अणु दे दे जैसे CO2 दे दिया तो उसका ग्राम अणु भार कह सकते हो आप। हमने जैसे निकाल कर लाया CO2 वगैरह का या सिर्फ कार्बन का पूछ ले तो ये 1 मोल के बराबर होता है और 1 मोल में आपसे परमाणु पूछ ले तो 1 मोल के अंदर इतने परमाणु होते हैं, इसे अवगाद्रो संख्या कहते हैं। एक व्यक्ति था अवगाद्रो उनके सम्मान में नाम रखा गया है तो उसके इतने के बराबर होता है 6.022 गुना 10 की पावर 23 और ऐसे ही प्रश्न जैसे ये प्रश्न शायद फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में लास्ट समय पूछा गया था 52 ग्राम हीलियम के अंदर उसके मोल बताओ 52 ग्राम हीलियम में तो कैसे निकालते हैं यहाँ पर मैंने बता रखा है कि 1 ग्राम पहले एक हीलियम का निकालो आप हीलियम 2 नंबर पे आता है तो 4 ग्राम हीलियम बराबर होता है 1 के 4 ग्राम हीलियम 1 के बराबर होता है तो आप देख सकते हो 52 ग्राम में कितना होगा तो 52 में 4 का भाग दो तो आंसर आ जाएगा इस प्रकार से तो ये चीज़ें वो है देखिए प्रैक्टिस हर एक चीज़ों को समझना पड़ता है। अभी तो पेपर सॉल्यूशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं लेके जा सकता। आप देख सकते हो कितने कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हमने अभी करा था ऑप्शन के अंदर वो सेम टू सेम ये यहाँ मिल जाएगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का मिल गया, जल का भी मैंने करवा रखा है, ठीक है? और अन्य लगभग सभी के सभी यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। पानी की एक बूँद है तो देखिए जल वाला वापस आ गया। तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं आपको बुक में काफ़ी डिटेल के साथ मिल जाएगी। और बुक में भी देखिए कुछ चीज़ें समझने वाली होती है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है या साइंस में भी आप ज़ीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, तो अपनी ईजी साइंस एप्लीकेशन पर बुक लेने पर आपको मात्र ₹499 में कंप्लीट जो साइंस है बुक पर आधारित है वो करवा रखी है। जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल है। कोई भी नया कोर्स भी होगा तो उसी कोर्स में ऐड कर आपको कंप्लीट करवाएँगे। वन टाइम फीस है। एग्ज़ाम की वैलिडिटी आपका थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता हो तब तक उसकी वैलिडिटी है। रीड प्री भी पूरा पार्ट है, थर्ड ग्रेड का पूरा पार्ट कवर कर रही है। पटवार, वीडियो वगैरह वो लगभग सभी उसी के अंदर हो जाता है। या स्पेशली आपको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए ही चाहिए तो मात्र ₹299 में हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। उसमें आप एनरोल कर आप टेस्ट सीरीज़ है, वीडियो क्लास है, नोट्स है, कंप्लीट पार्ट है। लेवल 1 का भी सेम इसी प्रकार से अलग से साइंस काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। देखिए रिकॉर्डेड क्लास ज़रूर होती है लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट क्लास होती है ये। अभी हमारा कोर्स चल रहा है, उसी में थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट है, नवंबर-दिसंबर में हम कंप्लीट करवा देंगे। पहले रीट वाला एग्ज़ाम है तो रीट के अकॉर्डिंग और फिर थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग काफ़ी बेहतर करेंगे। और बहुत जल्द हमारी रीट के लिए टेस्ट सीरीज़ भी आ रही है। उसे भी आप नाम मात्र शुल्क में बहुत कम फीस में रखने वाले हैं। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही धन्यवाद। जय हिंद।